हाय एवरीवन। सो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप इसको 12th क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जान लेते हैं कि ये होता क्या है। इसमें हम लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं या फिर उनके एंजाइम्स का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें जो कि यूज़फुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। सिंपल टर्म्स में लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करना या फिर उनके एंजाइम्स का यूज़ करना ताकि हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकें। तो अब इसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है? एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में हम कर्ड, ब्रेड, वाइन बनाते हैं जो कि एक माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है ना? जो कि पहले के ज़माने के लोग यूज़ किया करते थे। अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, तो इसके अंदर आता है इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, जिससे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, जीन सिंथेसाइज़ कर सकते हैं और डीएनए वैक्सीन्स बना सकते हैं और एक डिफेक्टिव जीन को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब आ जाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। सो एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक कमिटी है जिसने कि ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू को एक साथ जोड़ के एक डेफिनेशन दे दी है, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नेचुरल साइंसेज या फिर नेचुरल ऑर्गेनिजम्स का यूज करना और उनके पार्ट्स या फिर सेल्स का यूज करना और साथ ही में उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे भी उनका यूज करना ताकि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सकें। जैसे कि ट्रेडिशनल व्यू में माइक्रोब म्यूटेटेड प्रोसेसेस होते थे, वो भी एक जो कि एक ट्रेडिशनल व्यू है, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी है। और अब मॉडर्न व्यू के अंदर अपन जीन सिंथेसाइज करें, मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है। तो इन दोनों को जोड़ के एक अच्छी सी डेफिनेशन दे दी है इन लोगों ने। अब अपन पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि अपन पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक में हम डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री में अल्टरेशंस ले आते हैं, ठीक है? ताकि और फिर उसके बाद हम उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से होस्ट के फिनोटाइप में चेंजेस आ जाते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना सो दैट कि डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री के अंदर कुछ अल्टरेशंस आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए और फिर अपन उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि उसके फिनोटाइप में चेंजेस आ जाए। अब पढ़ते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें हम स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे ताकि हम लार्ज क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स बना सकें। क्योंकि स्टेराइल एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें कि जितने भी अनवांटेड माइक्रोब्स हैं, उनको सबको हटा दिया जाता है और जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो डिज़ायर्ड माइक्रोब है, वो ही ग्रो करवाया जाता है ताकि हम लार्ज क्वांटिटी में जो अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो बना सकें, जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स हो गया। अब अपन पढ़ते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन लिमिटेशन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सेक्सुअल और असेक्सुअल का एक ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सब जानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वेरिएशंस आ सकें, यूनिक कॉम्बिनेशंस बन सके जेनेटिक सेटअप का, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए और इवोल्यूशन के लिए भी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाती, वो प्रिजर्व रहती है। कोई नया वेरिएशन नहीं बन पाता, है ना? तो अब इसमें जो ये ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशंस हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या-क्या होती हैं? ये क्या करता है कि जो डिज़ायर्ड जीन चाहिए अपन को, उसके साथ अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले आता है। तो अब हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि हमारे पास जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हैं, सिर्फ़ वही आए, है ना? अनडिज़ायरेबल अगर जीन आने लग गए साथ में, वो कॉम्बिनेशन बनने लग गए, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या इंक्लूड करेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन होगा। हम जीन क्लोनिंग यूज़ करेंगे या फिर जीन ट्रांसफ़र यूज़ करेंगे, दोनों साथ में यूज़ करेंगे और अलो करेंगे ताकि वो आइसोलेट करवा सके एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ द डिजायर्ड जीन विदाउट अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये इंक्लूड करता है, पहले तो क्रिएशन करेंगे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूजिंग जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, जो कि हम आगे देखेंगे कि ये होता क्या है। फिर उसको आइसोलेट करेंगे और एक डिजायर्ड जो सेट ऑफ जीन है
उसको हम टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करवा देंगे विदाउट एनी अनडिजायरेबल जीन। सिंपल। उसके बाद अपन देखते हैं कि एक मोटा-मोटी प्रोसेस देख लेते हैं कि होता कैसे है ना? तो जो पीस ऑफ डीएनए है, उसको हमें क्या करना है? एलियन ऑर्गेनिज्म में डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? डीएनए लेंगे, है ना? नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन प्रोजेनी। ये हमें पता है कि अगर अपन डायरेक्ट इसको ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे ना, तो ये अपने आप मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो क्या करेंगे? डीएनए को लेंगे, ठीक है? तो उसके अगर अपन न्यूक्लियस में डालते हैं ना, तो वो उसके जीनोम के साथ जो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ वो मल्टीप्लाई करेगा। इनहेरिटेड इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट मल्टीप्लाई भी करेगा और इनहेरिट भी करेगा अलोंग विद द होस्ट डीएनए। जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है, वो क्योंकि एलियन पीस ऑफ डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका है, तो क्रोमोसोम के पास एबिलिटी है रेप्लिकेट करने की। इसलिए वो जो हमने बाहर का जो डीएनए डाला है, एलियन डीएनए, वो उस होस्ट के ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि वो अब उसके साथ जुड़ चुका है। सिंपल। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली रख दोगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं पे भी डीएनए रख दिया, तो वो कुछ नहीं करेगा, ना आगे रेप्लिकेट होगा, ना पास होगा नेक्स्ट प्रोजेनी में। सो अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का मोटा-मोटी हमने देख लिया। तो अब इसमें डिटेल में पढ़ने के लिए हमें कुछ-कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए। तो वो देखते हैं क्या होता है। क्रोमोसोम के अंदर कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, है ना? तो उनको हम ओरी बोलते हैं, ओआरआई, जो कि रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए एलियन डीएनए का, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्रोमोसोम का पार्ट बने, व अदरवाइज़ तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो वो जो क्रोमोसोम है, जहाँ पे वो जुड़ेगा, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जुड़ेगा और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस का क्या नाम है? ओरी, ठीक है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहाँ पे वो जुड़ेगा तभी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। सो इसमें हम क्या करेंगे? एलियन डीएनए लिया, ओरी रिकॉग्नाइज़ किया, जो कि एक स्पेशल सीक्वेंस है ना? तो उससे लिंक करवाया, तो जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा होस्ट के अंदर, जिसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। तो क्लोनिंग क्या होती है? मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, वो हो गया क्लोनिंग, है ना? अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, है ना? तो आइए शुरू करते हैं। प्लाज़मिड क्या होता है उससे पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ये, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो न्यूक्लियस से बाहर मिलेगा आपको, सर्कुलर होता है और रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है उसके अंदर। जो हम इसमें ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं वो सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम है। अब 2 साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन दोनों ने क्या किया, फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, है ना? इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन 1972 के अंदर, ठीक है? आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, फिर कटिंग की उसकी, जो पीस ऑफ डीएनए है प्लाज्मिड से लिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है? फिर पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कटिंग किससे की इन्होंने? मॉलिक्यूलर सीजर से, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, है ना? तो इन लोगों ने क्या किया, पहले तो डीएनए का पीस लिया, उसको कट किया, ठीक है? फिर प्लाज्मिड डीएनए लिया। अब प्लाज्मिड डीएनए के अंदर वो पीस हमने ऐड करवाया। तो अब जो ये प्लाज्मिड डीएनए बना है, तो ये क्या करेगा? ये वेक्टर की तरह एक्ट करेगा, जो कि ट्रांसफर करवाता है एलियन पीस ऑफ डीएनए, जो कि उससे अटैच किया है हमने, है ना? ये कैसे होता है? लगभग जैसे कि मॉस्किटो करता है ना, वो वेक्टर की तरह एक्ट करता है, ताकि मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसफर करवा सके ह्यूमन के अंदर। वैसे ही ये प्लाज्मिड डीएनए एक्ट करेगा, सो दैट कि अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए है, वो आगे पास ऑन करवा सके। तो अब लिंकेज कैसे होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्लस प्लाज्मिड वेक्टर। तो अगर हम इसको लिंक करेंगे, तो वो किसकी मदद से करेंगे? डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से करेंगे, है ना? तो ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, वो एक्ट करता है कट डीएनए मॉलिक्यूल पे और फिर उनके एंड्स को जॉइन कर देता है। तो ये जो एक नया कॉम्बिनेशन है,
सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए का इन विट्रो के अंदर, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ई कोलाई के अंदर, वो ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरियम है जो कि क्लोजली रिलेटेड है सैल्मोनेला से, है ना। तो जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए, जो कि है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर उससे मल्टीप्लाई होंगी अपनी कॉपीज, ठीक है, जिसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। तो क्लोनिंग ऐसे होती है, सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो रेप्लिकेट करेगा होस्ट डीएनए के अंदर यूजिंग द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। फिर उससे मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, जिसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग क्या होगी, एक मल्टीपल कॉपीज बनाने की एबिलिटी हो गई, जो कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की जो कॉपीज बना रहे हैं वो क्लोनिंग की मदद से बना रहे हैं ई कोलाई के अंदर। सो फॉर मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली 3 स्टेप्स आर नीडेड। तो कौन कौन से वो 3 स्टेप्स हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे डीएनए का, फिर डिजायर प्लस द डिजायरेबल जीन, है ना। उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाएंगे उस डीएनए को होस्ट के अंदर, फिर मेंटेन करेंगे इस डीएनए को और फिर उसको ट्रांसफर करेंगे प्रोजेनी के अंदर। सो पहले हम डीएनए आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हमें जो डिजायरेबल जीन चाहिए उसका, उससे रिलेटेड वो डीएनए आइडेंटिफाई किया, फिर उसको, उस जीन को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसको मेंटेन करेंगे और फिर ट्रांसफर कर देंगे प्रोजेनी के अंदर। अब देख लेते हैं टूल्स क्या क्या नीडेड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि सीजर्स की तरह काम आता है काटने के लिए। उसके बाद है होस्ट ऑर्गेनिज्म, फिर है पॉलीमरेज एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन में काम आएगा। वेक्टर चाहिए, ट्रांसफर करने के लिए काम आएगा। लाइगेज और ये हमें पता ही है, अभी देखा, जोड़ने के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। 1963 के अंदर जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हिंड 2, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे ये कटिंग करेगा, जो कि 5 साल पहले कैरेक्टराइज हुआ था। ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं, जो कि हमेशा कट करेगा एट पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। और जो दो एंजाइम है, जो रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन इकोलाई आइसोलेटेड, उसके अंदर जो दो एंजाइम्स थे वो क्या क्या करते हैं, एक तो ऐड करता है मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, और दूसरा क्या करता है, डीएनए को कट करता है। तो ये दो टाइप हो गए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। तो अब इनको हमने बाद में बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। आज के टाइम पे 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट कर दिए जा चुके हैं, और हर बार जो ईच रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब कि 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए हैं, जो कि हर हर एक उनमें से रिकॉग्नाइज करेगा डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब ई को R1, फर्स्ट लेटर जो ई है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस, जो सी और ओ है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, जो आर है वो स्ट्रेन का नाम हो गया, और जो 1 है वो ऑर्डर है जिसमें कि एंजाइम आइसोलेट किया गया था। अब जो ये इको R1 है ये आता है इस्चेरिया कोलाई RY13 से। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बिलोंग करता है एक लार्जर क्लास से, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के दो टाइप होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस है वो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। सिंपल सा वर्ड है एक्सोन्यूक्लियस में, मतलब कि बाहर जो एंड ऑफ द डीएनए से रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड, और जो एंडोन्यूक्लियस है वो कट करता है एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, है ना। जो अंदर से कट करता है वो एंडोन्यूक्लियस, जो बाहर से कट करता है वो एक्सोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देख लेते हैं, क्या बोल रखा है इसमें, कि पहले तो लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस को पहले वो इंस्पेक्ट करेगा कि कितनी बड़ी लेंथ है, राइट। उसके बाद वो फाइंड करेगा स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहाँ पे कि उसको बाइंड करना है, ओरी ओरी को रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद फिर वो डीएनए बाइंड करेगा एंड कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स। तो दोनों स्ट्रैंड्स को पहले वो कट करेगा, जो भी वो डबल हेलिक्स है उसके दोनों स्ट्रैंड्स को वो कट करेगा एट स्पेसिफिक पॉइंट इन शुगर
फॉस्फेट बैकबोन, फिर उसके बाद वो बाइंड हो जाएगा, है ना? तो जो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, वो रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। अब ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं? तो उसके लिए अपन पहले ये पता लगाते हैं कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं फॉर्मिंग द सेम वर्ड बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल, जो मलयालम है, अब इसको जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो मल, MAL आ रहा है, और अगर हम पीछे से पढ़ते हैं तो भी MAL आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पूरे वर्ड को पढ़ रहे हैं आगे से या पीछे से, तो सेम वर्ड्स अपन को मिल रहे हैं, उसका मतलब होता है पैलिंड्रोम्स। तो अब डीएनए के अंदर क्या होता है कि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं बेस पेयर के, वो दोनों स्ट्रैंड से सेम रीड कर रहे होते हैं व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग आर द सेम। जब हमने ओरिएंटेशन सेम रखी हुई है, मतलब कि जैसे एग्जांपल में हमें दिख रहा है, जो पहला स्ट्रैंड है ना? जब उसको हम पीछे से पढ़ते हैं, CTT आता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है, उसको जब हम आगे से पढ़ते हैं, तो भी CTT आ रहा है। तो इसका मतलब हम जब दोनों को पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों का सेम आ रहा है, तो उसको हम पैलिंड्रोमिक बोलेंगे। तो अब देखते हैं, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इक्वारो। सो इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, तो कट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स between the same two bases on the opposite strands, single stranded portion left at the ends, overhanging hanging stretches left, जिसको हम स्टिकी एंड्स बोलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, वो डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर है उससे थोड़ा सा दूर कट करेंगे ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स। तो जो बिटवीन सेम टू बेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड्स, जहाँ पे दो बेसेस जो हैं अपोजिट स्ट्रैंड पे सेम मिले, वहां पे ये कट करेंगे, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन है वो बच जाएंगे आखिर में, और हमें स्टिकी एंड्स मिलेंगे, मतलब कि ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलेंगे। अब इसमें ये जो डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं जो एंजाइम्स हैं, वो क्या करेगा, कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को सेम साइड पे, इस पे भी कट करेगा, और दोनों डीएनए को कट करेगा, है ना? जो इको आर1 है वो कट करेगा डीएनए बिटवीन द बेसिस जी एंड ए ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। अब जो ये इको आर1 है ना, वो डीएनए को कट करेगा जी और ए के बीच के अंदर से, तभी करेगा जब ये GAATTC सीक्वेंस प्रेजेंट है डीएनए में, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए, वो हमने दोनों ले लिए हैं, उसको अब अपन ने कट करवाया है। वेक्टर डीएनए को भी इसने कट किया, ठीक है? तो अपन को क्या मिला, AATT, है ना? और जो फॉरेन डीएनए है उसको भी हमने कट करवाया ए और जी के साइड से। अब इसमें क्या मिला अपन को, AATT, है ना? दोनों की स्टिकी एंड्स मिल गए अपन को, एक को जी के साइड से कट करवाया, एक को ए की साइड से कट करवाया। उसके बाद हमें हमने क्या किया, दोनों स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करवा दिया लाइगेशन की मदद से। अब जो लाइगेशन एंजाइम है उसके अंदर वो एक्ट करेगा, और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो अब इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। क्या किया, कट किया दोनों डीएनए स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड, फिर लेकिन कट कब किया, दोनों को सेम बेसिस पे अपोजिट स्ट्रैंड्स के, है ना? और फिर अपन को क्या मिला, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बचे आखिर में, और उसको हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं। अब ये फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट्स काउंटर पार्ट। द स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम लाइगेज। अब एंजाइम लाइगेज कब एक्ट करता है, तो ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, है ना? तो अम, अब जो उसकी वजह से स्टिकीनेस आ जाते हैं उनके एंड्स में। तो अब जो वो स्टिकीनेस है उनके साइड से, तो वो जो एक्शन है एंजाइम लाइगेज का, वो फैसिलिटेट करवाता है। जब हम कट करते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस या फिर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट होता है सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, और उसको हम ज्वाइन करवा देते हैं एंड टू एंड डीएनए लाइगेसेस से। अगर वो स्टिकी एंड सेम नहीं है और उनको सेम एंजाइम से कट नहीं किया गया, तो डिफरेंट स्टिकी एंड्स मिल सकते हैं, तो फिर हम उनको ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे डीएनए लाइगेज से। वो पॉइंट टू पॉन्डर में अपन देख लेते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए अपन यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए,
तो वो कंपोज़ होता है डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज़ ऑफ द और द जीनोम। तो अगर वेक्टर या फिर सोर्स डीएनए हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं किया, तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हमें नहीं मिल सकता, है ना? तो अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि स्टिकी जो ये एंजाइम लाइगेज है, उसका एक्शन कौन फैसिलिटेट करवा रहा है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं ना इनके बीच में, वो स्टिकीनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हम डीएनए लाइगेज को एक्ट करवा सकते हैं उसके ऊपर, है ना? अब देखते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो डीएनए फ्रेगमेंट है, वो हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है ना? तो अब उसको हमें जेल रन करवाना है। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो नेगेटिवली चार्ज है, वो सेपरेट करते हैं अपन उसको साइज़ के अकॉर्डिंग। तो साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होगा? सीविंग इफेक्ट शो करेगा बाय द एगरोस जेल। अब पूरा अच्छे से देखते हैं। Force them to move forward towards the anode under electric field। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे और एनोड की तरफ मूव करवाएंगे। एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन अप्लाई किया तो जो नेगेटिवली चार्ज है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है? फिर थ्रू मैट्रिक्स एगरोस जो एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि सीवीड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सेपरेशन करवाएगा। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा आगे मूव करेंगे, है ना? और जो थोड़े हेवियर फ्रेगमेंट्स हैं वो थोड़े पीछे रह जाएँगे। तो इससे हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर इस डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं कि जो प्लाज़्मिड वेक्टर डीएनए है, हमने उसमें डाला एड डीएनए सैंपल ऑनटू द एगरोस जेल। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाया, ठीक है? डीएनए बैंड आर सेपरेटेड बाय द साइज़ हम देख पा रहे हैं। उसके बाद डाई ऐड की और वो डीएनए से बाइंड करवाई हमने। फिर डीएनए बैंड्स आर एक्सपोज्ड ऑन द फिल्म। उसके बाद यूवी लाइट्स दी सो दैट डीएनए को हम देख पाएँ, क्योंकि बिना यूवी लाइट हम नहीं देख पाएँगे डीएनए बैंड्स को। तो अब इसमें देख लेते हैं कि जो सेपरेटेड डीएनए है उसको अपन देखेंगे कैसे? तो जो स्टेन पहले उसको अपन स्टेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड के बाद यूवी रेडिएशन का एक्सपोज़र देंगे सो दैट कि हम उसको देख सकें। उसमें कैसे दिखेंगे? ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखेंगे डीएनए के, ठीक है? जो कि सेपरेटेड बैंड कट फ्रॉम द एक्रोजेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। फिर उसको जो बैंड्स आए हैं अपने पास, उसको हम कट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जेल पीस से, उसको हम इल्यूजन बोलते हैं। मतलब कि जो डीएनए हमने देखा है, उसको एगरोस जेल से कट करना और एक्सट्रैक्ट कर लेना जेल पीस से, उसको हम इल्यूजन बोलते हैं। नाउ दिस प्यूरिफाइड डीएनए यूज्ड इन मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर। तो सिंपल सा प्रोसेस है। हमने डीएनए सैंपल डाला एगरोस जेल के अंदर, ठीक है? फिर उसमें करंट पास करवाया और फिर उसको उसमें डाई ऐड की, ठीक है? क्योंकि अलग-अलग वो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो आगे चले गए, जो हेवियर है वो पीछे रह गए। फिर उसके अंदर डाई ऐड करेंगे। डाई ऐड करने के बाद उसमें यूवी लाइट का एक्सपोज़र देंगे सो दैट कि हम उसको देख सकें और हमें ऑरेंज बैंड्स मिलेंगे जो कि आप देख पा रहे हैं।